आइनॉक्स विंड ये एक ऐसी कंपनी है जो न्यूज़ में हमने ज़्यादा इसके बारे में सुना नहीं है। ना ही टीवी चैनल्स पे इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस होता है, ना ही न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में कुछ आता है, और ना ही ये कंपनी फ्रीक्वेंटली स्टॉक एक्सचेंजेस को कुछ अनाउंसमेंट्स देती है। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, उसी में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपडेट्स मिलते हैं। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड है। उसका अगर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो कई बार सिर्फ थाउजेंड्स में रहता है, लैक्स में भी बहुत रेयरली चला जाता है। तो आइडियली ये कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनी है। अभी मैंने इसके बारे में बात करने का क्यों सोचा, क्योंकि मुझे इसका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है। इसकी हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल, इस दोनों के बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी ले ले तो आपको भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है। याद रहे, ये एक इन्वेस्टर के लिए ही है, ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। आइनॉक्स विंड एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप साल 2 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही इसके बारे में अभी सुनिए, वरना सिर्फ ट्रेडिंग एंगल से देख रहे होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए। आने वाले स्लाइड्स में मैं इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत बताऊंगा और इसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स दूंगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी एक हिडन जेम है। और इस पॉइंट से अभी उसका शेयर प्राइस कुछ 30 रुपीज के आसपास चल रहा है। इस पॉइंट से ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। हो सकता है 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी हो सकता है, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये रोज ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं देता, इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बहुत कम है, इसलिए वोलेटिलिटी भी बहुत कम रहती है। लेकिन इसमें जब भी मूवमेंट आएगा तब सडन मूवमेंट आएगा, और उसके रीजंस क्या है वो अभी मैं आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले आइनॉक्स विंड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। आइनॉक्स विंड की शुरुआत हुई थी 2009 में। वो भी क्यों? क्योंकि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है, वो अपने कैश को मैनेज करने के लिए विंड पावर कैपेसिटी सेटअप कर रही थी। तो विंड पावर कैपेसिटी सेटअप करते समय उन्हें लगा कि क्यों ना प्रोजेक्ट्स बाहर की कंपनी को देने के बजाय अपनी ही किसी कंपनी को दिया जाए। तो इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी खरीद के खुद ही एक कंपनी सेटअप कर दी जो उनके लिए विंड पावर के प्रोजेक्ट सेटअप करना शुरू करे। वो करते करते उन्होंने 2009 से लेके 2011-12 तक अच्छा खासा प्रोग्रेस किया। फिर उनको लगा कि ये जो एक्सपर्टाइज हमने बिल्ड किया है विंड पावर के प्रोजेक्ट्स लगाने में, ये एक्सपर्टाइज हम बाहर की कंपनीज को भी ऑफर कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2013 से उन्होंने बाहर के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया, और बहुत ही जल्दी उसमें भी उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया। काफ़ी ऑर्डर्स आ गए, उनको कैपेसिटी एक्सपांड करने की भी ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ गई। फिर उन्होंने मार्च 2015 में उसका आईपीओ निकाला। आइनॉक्स विंड इस कंपनी का आईपीओ निकाला। आईपीओ का शेयर प्राइसिंग था 325 रुपीज पर शेयर। सोचिए, आज उसका प्राइस 30 रुपीज पर शेयर है। उस टाइम 2015 में उसका प्राइस 325 रुपीज पर शेयर रखा गया था, और वो आईपीओ तकरीबन 15 से 18 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बहुत ही अच्छा उसको रिस्पांस मिला था। लिस्टिंग प्राइस भी कुछ मेरे ख्याल से 400 रुपए के आसपास हुई थी। और उस वक्त उस कंपनी का ग्रोथ रेट जो था वो काफी स्ट्रांग था, उसकी वजह से उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला था आईपीओ में। आईपीओ के दौरान उन्होंने पूरा पैसा कंपनी के लिए नहीं रेज किया। कुछ पोर्शन उनका जो प्रमोटर है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, उस कंपनी ने थोड़े से शेयर्स अपने बेचे थे, और बाकी शेयर्स कंपनी के एक्स्ट्रा बेच के उन्होंने पैसा रेज किया था कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। बहुत ही जल्द उन्होंने वो पैसा यूज करके कैपेसिटी डबल कर दी। पहले उनकी 800 मेगावाट्स की कैपेसिटी थी, वो उन्होंने मार्च 2016 तक 1600 मेगावाट्स की कर दी। अभी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है, यानी कि जहाँ पे वो ब्लेड्स, रोटर्स और टॉवर और इन सब के जो इक्विपमेंट है, या विंडमिल के जो इक्विपमेंट है, वो सब मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके 3 अलग लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। एक गुजरात में जो उनका ओरिजिनल प्लांट है, उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक प्लांट डाला है, और फिर लेटेस्ट प्लांट जो कैपेसिटी एक्सपांशन का था वो मध्य प्रदेश में था, जो इंटीग्रेटेड प्लांट है जहाँ पे सारी चीजें बन सकती हैं। आने वाले स्लाइड्स में अभी मैं
इस कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बताने वाला हूँ, या जो रीजंस मुझे अच्छे लगते हैं जिनकी वजह से ये कंपनी मुझे एक मल्टी बैगर पोटेंशियल लगता है। आइनॉक्स विंड का सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो है उसके जीन्स। उसकी पेरेंट कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की अगर आप हिस्ट्री देखें, या फिर उसके बाकी आइनॉक्स ग्रुप में से किसी कंपनी के लिस्टेड कंपनीज के अगर हिस्ट्री देखें, तो बहुत ही एफिशिएंट वे से उन्होंने उनके बिजनेस चलाए हैं, कैपिटल एफिशिएंट वे से। यानी कि जो भी पैसा उन्होंने यूटिलाइज किया है वो सोच समझ के किया है, जहां पे भी उनकी प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा ठेस ना पहुंचते हुए उन्हें एक्सपांशन किए हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है। आइनॉक्स विंड की भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उनका पैसा यूटिलाइज किया है। ये जो जैन फैमिली है, जो ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड और आइनॉक्स ग्रुप जो ओनर्स है, ये लोग अगर देखा जाए तो ज्यादा लोन लेने के पीछे नहीं भागते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लोन लेने से, बड़े बड़े लोन लेने से थोड़ा डरते भी है। और ये एक अच्छी बात भी है, इसी वजह से हो सकता है कि वो कैपिटल एफिशिएंट तरीके से अभी तक बिजनेस चलाते आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी चलाते रहेंगे। ये जो फैमिली है इनकी अगर आप देखें तो ये मीडिया शाय भी है शायद, क्योंकि इन्होंने इनके कहीं पे भी ज्यादा इंटरव्यूज नहीं होते। किसी भी ग्रुप कंपनी के अगर आप प्रमोटर्स में से देखें इनमें से, तो आप कितना भी ढूंढे शायद आपको बहुत एक हाथ दो छोड़ के ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं मिलेंगे। तो मीडिया शाय भी है और डेट लेने से भी डरते हैं। लेकिन ये कॉन्जर्वेटिव अप्रोच उनके बिजनेस में अगर देखें तो बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉन्जर्वेटिव नहीं है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, कैपिटल यूज करते हैं और कैपेसिटी एक्सपांशन भी सही समय पे करते आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है आइनॉक्स विंड के फ्यूचर के लिए। अगर आप आइनॉक्स विंड का ऑपरेटिंग हिस्ट्री देखें तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2016, यानी कि इन 5 सालों के पीरियड में बहुत ही जल्दी स्केल अप कर दिया था। उनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 11 में सिर्फ 72 करोड़ के आसपास था, जो उन्होंने 5 साल बाद एनुअल रेवेन्यू उनका तकरीबन 4,500 करोड़ के नजदीक पहुंच गया था। इतना अच्छा स्केल अप बहुत ही रेयरली किसी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड में देखने को मिलता है, और आइनॉक्स विंड ने वो करके भी दिखाया, और ऐसे तरीके से किया कि उनको ज्यादा लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब बड़े बड़े लोन लेके तो बहुत कंपनीज करते हैं, लेकिन इस कंपनी ने कैपिटल बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करते हुए ही एक्सपांशन किया था। उनका मैक्सिमम जो कैपेसिटी या कमिश्निंग जो हुआ था विंड पावर कैपेसिटी का, वो था तकरीबन 785 मेगावाट्स का, जो फाइनेंशियल ईयर 2016 में हुआ था। उसके बाद से काफी कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को काफी धक्का बैठा है, और पिछले 2-3 साल का जो पीरियड है वो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए काफी खराब गया है। वो भी मैं आने वाले स्लाइड्स में उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2019 तक, ये 3 साल का जो पीरियड है वो ओवरऑल विंड पावर इंडस्ट्री और स्पेशली विंड टरबाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनके लिए काफी खराब गया है। उसका मेन रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंजेस किए, पहले जो टैरिफ पॉलिसी था वो फीड इन टैरिफ रेजिम था, जहाँ पे इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर्स जो थे वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डील करते थे और उनसे पावर परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह करते थे। लेकिन वो काफी इनएफिशिएंट तरीका था, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मेजर चेंज कर दिया और एक ऑक्शन बेस्ड टैरिफ रेजिम उन्होंने शुरू कर दी। ये ऑक्शन बेस्ड टैरिफ रेजिम एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इधर के ऑक्शन बेस्ड रेजिम में क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी पावर ग्रिड जो है वो इस सब में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है कि वो लोग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो विंड पावर कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं उनसे पावर खरीदेगी ऑक्शन बेस्ड प्राइस से, और उस प्राइस से खरीदा हुआ पावर वो लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बेच सकती है। और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे विंड अच्छा हो। अभी जिस स्टेट में पहले विंड अच्छा नहीं होता था, जहाँ पे विंड मिल कैपेसिटी सेटअप नहीं हो सकती थी, वो लोग विंड पावर खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी इस ऑक्शन बेस्ड रेजिम में पूरे देश भर के सारे स्टेट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो
रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली विंड एनर्जी खरीद सकती है पावर ग्रिड से। इस ऑक्शन बेस्ड रेजिम का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव वो है। और उसमें कैपेसिटी के भी काफी बड़े बड़े फिगर्स उन्हें टारगेट रखे हुए हैं। ऑक्शन ऑलमोस्ट हर साल 10 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट का ऑक्शन होने वाला है, और ये काफी अच्छा हेल्दी नंबर है। इस ये जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते जाएगा वैसे वैसे पूरे इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। सिर्फ ये 2-3 साल का जो पीरियड था जिसमें पुराने टैरिफ रेजिम से नए टैरिफ रेजिम में शिफ्ट करते समय का जो टाइम गया, तो उसमें ये सारे कंपनीज को काफी बिजनेस वाइज टाइम वाइज लॉस हुआ। अभी आइनॉक्स विंड फॉर्चुनेटली ज़्यादा लोन लेके बैठा नहीं था, और उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम है, एफिशिएंट है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ और कंपनीज है जैसे सुजलॉन एनर्जी हम जानते हैं, तो उनको काफ़ी बड़ा धक्का बैठा, क्योंकि उनका लोन का जो बर्डन था वो बर्डन वो लोग टाइम पे चुका नहीं पा रहे थे, और अभी उनको फिर से बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ी। आइनॉक्स विंड के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जैसे ही उनका ऑक्शन बेस्ड का रेजिम का जो ऑर्डर बुक है, काफी हेल्दी ऑर्डर बुक पे वो लोग बैठे हैं। तकरीबन 1450 या 1470 मेगावाट के ऑर्डर्स उनके पास थे जनवरी में, और वो काम जनवरी 2020 से ऑलरेडी फुल स्विंग में शुरू हो चुका है। अभी बीच में कोरोना की वजह से 1 महीना या 2 महीने का उनका शायद ऑपरेटिंग पीरियड का थोड़ा लॉस हुआ होगा, लेकिन आने वाले पीरियड में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आइनॉक्स विंड फिर से उनका जो कमिश्निंग का जो रेट है वो साल में तकरीबन 500-600 मेगावाट के ऊपर लेके जाएगा। और ये 1400 मेगावाट की जो कैपेसिटी या ऑर्डर बुक उनके पास है, वो उनको तकरीबन दिसंबर 2021 यानी कि अगले साल के दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। 1400 मेगावाट यानी कि ऑन एन एवरेज 6 करोड़ पर मेगावाट का प्राइस है, तो तकरीबन 8,500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस ऑर्डर्स में। और ये 8,500 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ये काफी बड़ा पॉजिटिव है। अगर इस टाइमलाइन के हिसाब से आइनॉक्स विंड और बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर्स उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने लगे, तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होने वाला है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली आइनॉक्स विंड के लिए। अगर आइनॉक्स विंड इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 600 से 700 मेगावाट का अगर विंड पावर कैपेसिटी सेटअप करने में कामयाब हुआ, तो उनका एनुअल रेवेन्यू इजीली 4,000 करोड़ या उससे आगे जा सकता है। और ये 600 से 700 मेगावाट सर्टनली पॉसिबल है। कोरोना आने से पहले तो ये मैंने ऑलमोस्ट एज्यूम किया था कि ये टारगेट वो अचीव कर पाएंगे। कोरोना की वजह से हो सकता है कि थोड़ा टाइम वाइज थोड़ा लॉस हुआ होगा उनका, या फिर हो सकता है मैन पावर में डिस्टर्बेंसेस आए होंगे, लेकिन फिर भी इसके नजदीक वो तो डेफिनेटली इस साल जा सकते हैं, और अगले साल इससे भी बेटर कर सकते हैं। अगले साल हो सकता है वो 700 से 800 मेगावाट की कैपेसिटी भी सेटअप करे। और ये जो ऑर्डर्स है इसके, ये हर क्वार्टर नए नए उनके जो ऑक्शंस आते जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस ऑक्शंस में से नए ऑर्डर्स उनको मिलते जा सकते हैं, क्योंकि आइनॉक्स विंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स है, तो इसीलिए उनको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अभी 4,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर वो रेगुलरली करने शुरू करे, तो मुझे ऑलमोस्ट अच्छी उम्मीद है कि उनका एबिटा मार्जिन जो है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिर से उनके रेगुलर लेवल्स पे यानी कि 14 to 16% के रेंज में इजीली जा सकता है, और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तकरीबन 10% के आसपास भी इजीली जा सकता है। 4,000 करोड़ का रेवेन्यू पे उनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 400 करोड़, नेट प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और 400 करोड़ का प्रॉफिट मतलब उनका ईपीएस जो है वो तकरीबन 20 रुपए के आसपास यानी 18 या 20 रुपए के नजदीक जा सकता है, और ये एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। इस साल हो सकता है उससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन अगले साल तो डेफिनेटली जा सकता है। और अगर वो 15 से 20 या 18 से 20 रुपए का ईपीएस अगर कंपनी रिपोर्ट करने की हालत में पहुंच जाए, तो आप ही सोचिए उसका शेयर प्राइस कहाँ कहाँ से कहाँ जा सकता है। आज वो शेयर प्राइस सिर्फ 30 रुपए का है, और अगर कंपनी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए कि वो साल में 15 से 20 रुपए का अगर ईपीएस रिपोर्ट करे, तो हो सकता है उसका शेयर प्राइस इसके 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना हो,
यानी कि 150 से लेके 300 के रेंज में आराम से पहुंच सकता है। अभी सिर्फ यही देखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ उनका प्रोग्रेस कैसे होता है, इसके ऊपर हमें नजर रखनी है। और वो अगर टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट करते रहे, प्रोग्रेस दिखाते रहे, तो मुझे काफी अच्छी उम्मीद है कि हम आइनॉक्स विंड के शेयर प्राइस को बहुत ही जल्द, हो सकता है दिसंबर 2020 तक ही 3 डिजिट्स में देख ले, और अगले साल हो सकता है वो 200 या 300 के आसपास भी हो जाए। अभी मैं एग्जैक्ट टारगेट्स में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोग्रेस के साथ हम लोग अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि आज 30 रुपए के प्राइस में जो हमें आज आइनॉक्स विंड का शेयर मिल रहा है, वो अगले कुछ महीनों बाद डेफिनेटली नहीं रहने वाला। वो यहाँ से हो सकता है 2 गुना, 3 गुना या 4 गुने प्राइस पे पहुंच जाए। तो इसीलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। याद रहे, फिर से मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हो सकता है आइनॉक्स विंड कुछ कई दिनों तक कुछ ज्यादा मूवमेंट ना दिखाए ले, और सडनली कभी ना किसी दिन वो बड़ी मूवमेंट दिखाना शुरू कर दे। तो तब तक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टर्स के लिए मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। आप भी अपनी छानबीन कीजिए, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया है उसकी भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ मेरे रिकमेंडेशन पे मत जाइए, आप अपना दिमाग यूज कीजिए, नॉलेज सोर्सेस यूज कीजिए, और वहां से आपको कॉन्फिडेंस लगे तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए।